नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और चलिए दर्शकों के सवालों के जवाब अब देना हम शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले झटपट चलिए आपको नंबर बता देते हैं जहां पर अपने सवाल आप लाइव हम तक पहुंचा भी सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा। इस नंबर पर अपने सवाल आप SMS करना चाहें तो SMS कर दीजिए, व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप कर दीजिए 9619873567। और यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें लाइव तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल कर सकें और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग हम करवा सकें। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पंकज मटपाल जो कि MD हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। अनिल कुमार महतो साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार अनिल कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। बताइए सर, कैसे आपकी मदद की जाए? आप रिटायर्ड हैं? जी, मैं 58 में रिटायर हुआ हूँ और अच्छा। मुझे फंड 40 लाख के लगभग मिले हैं और मुझे करीब 35 से 40 हज़ार पर मंथ की खर्च है, तो कैसे उसे जनरेट किया जाए ये जानकारी चाहिए हमें। आप रिटायर हो चुके हैं सर? हाँ, 58 में। जी। अच्छा, तो इसके अलावा आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने लिखा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है जी। ओके। और इससे पहले आपने कभी म्यूचुअल फंड, इक्विटी बाजार में कभी कोई निवेश नहीं किया है? हाँ, म्यूचुअल फंड में पहले किया था कुछ दिन पहले। हाँ। 3-4 साल पहले, तो फिर वो सारे विड्रॉ कर लिए, कुछ अर्जेंसी आ गई थी। अच्छा। ओके जी सर, ये बताइएगा क्योंकि देखिए आप एक तो रिटायर्ड हैं और दूसरा आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी नहीं है, तो हमें बहुत सारे लेवल्स पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी होगी। आपके पास इनकम बैकअप के तौर पे फिलहाल कुछ भी नहीं है इस PF के 40 लाख के अलावा, क्या ये मैं सही समझ रही हूँ? एकदम एब्सोल्युटली सही समझ रहे हैं। और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है जो आपने शायद पेंशन प्लान के तौर पे खरीदी हो, या कोई ऐसी एक मुश्त राशि जो आपको पेंशन प्लान के तहत मिलने वाली हो, ऐसा भी कुछ नहीं है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। पहले बहुत कुछ थे तो मैंने सारे निकाल के, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क था तो उसके चक्कर में मैंने कर दिए थे, तो अभी कुछ नहीं है अभी। क्या आपके पास खुद का इंश्योरेंस कवर है? नहीं, इंश्योरेंस कवर नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस? हाँ, मेडिकल है। मेडिकल इंश्योरेंस है ना आपके पास खुद का? जी। और कोई कर्ज तो नहीं चल रहा आपके ऊपर? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है। कोई लायबिलिटी नहीं है। नहीं। तो सोने में निवेश कर रखा होगा? नहीं, निवेश में कुछ नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पंकज सर, अब बताइएगा कैसे इनकी सहायता की जाए। एक चीज़ मुझे पूछनी है अनिल कुमार जी, जो 35,000 की ज़रूरत है आपको हर महीना, सर ये कब से आपको ज़रूरत होगी? ये तो मुझे इसी से 25 से जरूरत पड़ जाएगी। 2025 से ही, मतलब अभी जनवरी से? जी। तो मतलब आप 40 लाख को निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन उसका तुरंत आपको इस्तेमाल भी करना होगा। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, निवेश के रूप में तो जस्ट डिपॉजिट है। हाँ। जैसे PF में है अभी वो 8 पॉइंट कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, बस वही है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको निकाल के म्यूचुअल फंड में किया जाए, जैसे कि थोड़ा सा। तो सर वही 40 लाख की आप बात कर रहे हैं ना? जी, उसी 40 लाख। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट है कोई? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल PF ही है ना? हाँ जी। ठीक है। ऑलराइट, पंकज जी बताइए कैसे शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? कविता जी नमस्कार। अनिल जी आपको भी नमस्कार। देखिए अनिल जी, ऐसा है कि आपने कहा 40 लाख सब मिलाकर है और 40,000 रुपया महीना या 35,000 महीना आप चाहते हैं पाना उससे, तो करीब 1% पर मंथ का रिटर्न आपको चाहिए, जो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम लंबे वक्त की बात करें तब हम 12%, 15% कुछ भी सोचें और ऐसा पा भी सकते हैं। लेकिन यदि आपको पैसा अभी निवेश करना है और फिर उससे हर महीने पैसा पाना है, तो रिस्क आपको कम लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूरा पैसा आप इन्वेस्ट कर दें और वहां से आप विड्रॉ करना शुरू करें, वो भी थोड़ा गलत होगा। थोड़ा पैसा आपको अपनी कंटिंजेंसी के लिए भी रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दो चीजें हैं। एक तो आपको थोड़ा सा जो अपना खर्च है उसे कम करने पर ध्यान देना होगा। कैसे हो सकता है वो आपको सोचना होगा। लेकिन यदि 35-40 की जगह आप कहें कि 25,000 महीना मुझे चाहिए, तब कुछ थोड़ा ये आसान हो सकता है। उसके अलावा अदरवाइज आपको थोड़ा सा इनकम के बारे में, इनकम जनरेट करने के बारे में
सोचना होगा, यानी कि ये जो निवेश है उस पर तो रिटर्न जो आएगा वो है, उसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, पार्ट टाइम जॉब या किसी तरह से कुछ और इनकम क्या हो सकती है, उससे आपको मदद मिलेगी। उसका कारण ये भी है कि अगर आज आप कह रहे हैं कि 35-40,000 हर महीना, और समय के साथ ये जो जरूरत है बढ़ती रहेगी, क्योंकि महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती है, आप जानते हैं, ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए कुछ तो आपको अलग से सोर्स भी क्रिएट करना होगा। बहरहाल जो 40 लाख की आप बात कर रहे हैं, मेरी राय यह है कि 5 लाख रुपया तो आप रखें एफडी में, वो इसके लिए कि इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो फिर मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क उस पैसे पर ना रहे। तो करीब 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दें फिक्स डिपॉजिट में। उसके अलावा क्योंकि आपको चाहिए अभी 2025 से ही, यानी 2 महीने 1.5 महीने के बाद या बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में करीब करीब 5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया रखेंगे तो भी चलेगा। 3-4 लाख रुपया आप रख दीजिए एक लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में। तो इसमें रिटर्न ज्यादा नहीं बनेंगे, पर उस पैसे में से 1 साल के लिए हर महीना आप जरूरत के हिसाब से 25,000 30,000 विड्रॉ करते रहें, तो सिर्फ ये बंदोबस्त हो जाएगा कम से कम 1 साल का, कि 1 साल में उतार चढ़ाव का जोखिम जो है ऐसे फंड्स में से आप विड्रॉ नहीं करेंगे। बाकी जो पैसा बचा 32 लाख मान लीजिए 40 में से, उस पैसे को आप हाइब्रिड फंड्स में और स्पेशली बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो होते हैं उसमें आप निवेश कीजिए, और 1 साल तक उस पैसे को हाथ नहीं लगाना है। वहां से 1 साल के बाद में आपको करनी है SWP। अब उस पैसे में से थोड़ा बढ़ जाएगा, जो 32 लाख इन्वेस्ट करेंगे 1 साल में बढ़ भी जाएगा। फिर भी यदि आप ऐसा करें कि 35,000 जो आप कह रहे हैं उतना विड्रॉ करेंगे तो यहां पर जोखिम बढ़ जाएगा, क्योंकि शायद वो पैसा फिर बहुत लंबे समय तक ना चल सके। तो जैसा मैंने कहा कि उसमें से आप 25,000 रुपये महीना विड्रॉ करें हर महीने, ताकि वो जो पूंजी है वो लंबे समय तक चल सके, और समय के साथ यदि निवेश पर रिटर्न्स बेहतर मिल पाए तो आप जो निवेश की राशि है उसे भी समय के साथ बढ़ा पाएंगे। लेकिन इनिशियली 35-40 हजार रुपये महीना विड्रॉ करना मेरे हिसाब से बहुत जोखिम भरा हो जाएगा, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, महिंद्रा मेनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, ये इस कैटेगरी के अच्छे फंड रहेंगे, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, अनिल कुमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। और पंकज जी देखिए, फाइनेंशियल प्लान तो हमने इनको बता ही दिया है, लेकिन साथ ही इनसे गलती कहाँ पर हुई है, क्योंकि बहुत दर्शक इनके अलावा भी जो हमें देख रहे होंगे उनके लिए भी एक सीख यहाँ पर देना बनता है कि कैसे केवल एक ही निवेश के विकल्प पर आश्रित आपको नहीं रहना चाहिए। और अगर आपने इस तरह की कोई प्लानिंग करनी भी है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जमा पूंजी से आपको पैसे चाहिए, तो वो प्लानिंग भी आपको थोड़े से पहले से ही करनी होगी। रिटायर होने के बाद आप वो प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो ये पूरे 35,000 रुपये भी हर महीना नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर निकालेंगे तो इनका पूरा जमा ही खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जरा गलतियां बताइए इनसे कहाँ कहाँ हुई हैं। बताइए, देखिए अनिल जी ने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो कंपलसरी जो उनकी सैलरी में से डिडक्ट होता रहा पीएफ में वही रह गया। बाकी का पैसा शायद उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, जिस वजह से कह रहे हैं कि ना फिक्स डिपॉजिट में है ना गोल्ड में है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी गलती वो है, आपने कहा अनिल जी कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए आपने विड्रॉ कर लिया। तो देखिए, कई बार ये होता है कि शायद आप घर या जिस लिए भी आपने कंस्ट्रक्शन किया उस पर कम खर्च करते, या आप शायद छोटे घर में भी रह लेते, लेकिन यह भी देखना जरूरी होता है कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तब कितना पैसा आपके पास बन पाएगा। तो एक तो यह है कि फ्यूचर की जरूरतों के लिए पैसा बचाना जरूरी है। दूसरी बात, जहां आप बचा रहे हैं उस पर रिटर्न्स आपको कितने मिल रहे हैं। हालांकि आपके केस में तो आपने कहा कि आपने इन्वेस्ट किया था और पूरा विड्रॉ कर लिया, लेकिन आपको बचाना भी है, उसे इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि उसके ऊपर रिटर्न्स बेहतर मिल पाए, ताकि महंगाई की दर से ज्यादा रिटर्न मिल पाए। और सबसे बड़ी बात, आप रिटायर हो गए, उसके बाद जो पैसे मिलेंगे उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। होना ही चाहिए थोड़ा पैसा पहले से आपके पास होता किसी भी तरह से, और वो पैसा पहले से बढ़ रहा होता, तब वहां से आप विड्रॉ करते। जो मैंने कहा कि अब आप इन्वेस्ट कीजिए, 1 साल के बाद आप वहां से विड्रॉ करना शुरू करें, तो इसके बजाय पहले से इन्वेस्ट किया होता तो अब तक उस पर एग्जिट लोड या फिर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सब बातों का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा आपको,
तो इसके लिए आपको समय रहते हुए प्लानिंग करनी चाहिए। निवेश इस तरह करें कि आपका पैसा बड़े समय के साथ, और सिर्फ आप पीएफ जो कि कंपलसरी आपका इन्वेस्टमेंट था उसी पर निर्भर रहने की बजाय वॉलेंट्री भी आप अलग अलग जगहों पर निवेश जरूर करें, ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए जो अभी आपके केस में जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको शायद ये बात मेरी थोड़ी सी अच्छी ना भी लगे कि मैं आपको कह रहा हूं कि 35,000 की जगह आप 25,000 विड्रॉ कीजिए, पर हकीकत यह है कि 35-40,000 महीना करेंगे तो शायद आपका पैसा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। चलिए, कुछ बातों का संज्ञान लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सलाह सही लगी हो। हमारे साथ अब शो में एक और फाइनेंशियल प्लानर जुड़ चुके हैं, एटिका वेल्थ के निखिल कोठारी, जो कि डायरेक्टर है एटिका वेल्थ के। निखिल, आपका स्वागत है इस पेशकश में। और विशाल शिंदे, हमारे जो दर्शक हैं जो सवाल आपसे पूछना चाहते हैं वो भी जुड़ गए हैं। मेरे ख्याल से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से उनको कॉल पे लाया जाए। निखिल, लेकिन इनको 40,000 रुपये हर महीना जो है निवेश करने हैं और अपने निवेश को ये बढ़ाने का भी मन रखते हैं, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न 15 साल में इनको अपने निवेश से चाहिए। अच्छे म्यूचुअल फंड्स चाहिए जो कि डाइवर्सिफाइड भी हों और इनको अच्छा रिटर्न भी दें, ये इनकी मंशा है। फ़ोन लाइन पर आए तो और विस्तार से हम बातचीत करेंगे इनसे, क्योंकि एक गोल, एक बॉलपार्क फिगर हमें शायद चाहिए होगी जो 15 साल के बाद इनको चाहिए हो, और साथ ही अच्छा रिटर्न इनके लिए कितना होता है उसकी परिभाषा भी हमें जाननी होगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पे विशाल। विशाल, हाँ जी। हाँ नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? हाँ जी, मैं नासिक से बोल रहा हूँ। नासिक से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। विशाल, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि रिटर्न आपको अच्छा मिलना चाहिए, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन में आपने क्या आंकड़ा अपने जहन में रखा हुआ है? जी, इससे पहले मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, तो अभी अच्छा। मेरा फ्यूचर प्लान है कि 40,000 पर मंथ मुझे सेविंग करनी है। तो हाँ। तो ये कुछ स्टॉक्स में ज्यादातर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा और बाकी म्यूचुअल फंड्स में और बाकी गोल्ड, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट सब डाइवर्सिफाइड हो जाए। सही बात है, ओके। इसके लिए मुझे कोई अच्छा सा सजेस्ट कीजिए। ठीक है, मैं कितना परसेंट स्टॉक में करूँ, कितना हाँ। परसेंट म्यूचुअल फंड में करूँ, और म्यूचुअल फंड में करूँ तो अगले मेरा 15 से 20 साल का हॉरिजॉन है, उसके बाद में मुझे ये सब लगेगा। हाँ हाँ। तो कितना अमाउंट लगेगा आपको, वो आपने कैलकुलेट किया है? जी नहीं, मुझे वैसे कुछ नहीं, मुझे खाली हाईएस्ट रिटर्न चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मुझे 15-20 सालों बाद दे। ऐसा कुछ ये नहीं किया है कि मुझे खाली 40,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसका 40 से ऊपर भी मैं क्रॉस करूंगा, 40, 42, 45 पर मंथ की। ठीक है, ठीक है। चलिए, इस शो पर हम आपको कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए वो सलाह तो नहीं देते हैं, उसके लिए आपको 10:30 बजे हमारा शो योर स्टॉक देखना होगा, जहां पर आपको आपके स्टॉक वाले सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन जहां तक म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बात है, पोर्टफोलियो बनाने की बात है, सोने में निवेश करने की बात है, उसको लेकर आपको समझाइश बिल्कुल मिल जाएगी। निखिल कोठारी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। निखिल, बताएं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा उन्होंने ये चीज़ अच्छा किया है कि अभी से निवेश करना चाहते हैं, उनके पास अच्छा टाइम फ्रेम है। तो अगर लंबी अवधि का समय होता है तो आप पैसे को कंपाउंड कर सकते हो, पैसे को आप ग्रो कर सकते हो, और आपकी जो छोटी शॉर्ट टर्म में जो मार्केट के उतार चढ़ाव आते हैं उससे आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम 15 साल का है। तो सबसे तो ये अच्छी बात है कि उनका अच्छा टाइम फ्रेम है। सेकेंड चीज उन्होंने जो कहा मैक्सिमम रिटर्न, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसमें आपका रिटर्न ज्यादा होता है उसमें रिस्क भी ज्यादा लेनी पड़ेगी आपको। तो रिस्क और रिटर्न साथ साथ में चलते हैं। तो अगर आपको हाईएस्ट रिटर्न चाहिए तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होगी, उसमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा होंगे। और अगर आपको रीजनेबल रिटर्न चाहिए तब आपको रीजनेबल रिस्क लेनी पड़ेगी, और आपको रिस्क अगर कम चाहिए तो आपके रिटर्न्स भी कम आएंगे। तो आपको ये चीज बहुत सही से समझना पड़ेगा कि सब लोग को बहुत अच्छे रिटर्न चाहिए पर रिस्क कम चाहिए, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। जहां पे आप मैक्सिमम रिटर्न की बात करें वहां पे आपको मैक्सिमम रिस्क भी लेना पड़ेगा। फिर मैं कहूंगा कि मैक्सिमम आपको ये देखना है कि आप लंबे अवधि में कौन से पैसे को अच्छी तरह कंपाउंड कर सकते हो। ये नहीं कि आप 1 या 2 साल का रिटर्न देखें। तो मैं ये दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप पिछले 2-3 साल का रिटर्न देखिए, ये मत देखिए कि इक्विटी मार्केट ने 20-25%, 25%, 30% रिटर्न दिया है तो लंबी अवधि में भी ये रिटर्न देते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म पे मार्केट 12 से 15% रिटर्न देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कुछ कुछ साल ऐसे होंगे जहां पे रिटर्न्स बहुत अच्छे आए होंगे, और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो सेंसेक्स में आप 12 से 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो।
मैं ये कहूंगा कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है, कुछ आपने कहा कुछ आपको स्टॉक्स में डालना है, कुछ आपको डायरेक्ट, कुछ आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, कुछ आपको गोल्ड में डालना है। ये अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, ये अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। क्योंकि आपका लंबा समय है 15 साल का, तो मैं ये कहूंगा 80% आपका पैसा इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में। 15 से 20% पैसा आप डेट ओरिएंटेड या गोल्ड उन सब में डाल सकते हो, बट 80 to 90% पैसा आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। क्योंकि लंबी अवधि में इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है जो आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी फिलहाल मैं अज्यूम करता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में डालना है 40,000 रुपए, तो मैं कहूंगा 4 अलग अलग कैटेगरीज के आप फंड ले सकते हैं। एक आपका मल्टी कैप फंड हो गया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक लार्ज एंड मिड कैप हो गया, एक स्मॉल कैप फंड हो गया। तो अगर ये 4 अलग अलग कैटेगरीज के फंड लेते हैं, तो आपका एक पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा और लॉन्ग टर्म पे आप 12 से 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड ऐसे होते हैं जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर होता है। फ्लेक्सी कैप प्रीडोमिनेटली जहां पे फंड मैनेजर चेंज करते रहते हैं अपने अपने हिसाब से, कब वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब मिड कैप में करना चाहिए। लार्ज एंड मिड कैप में 50-60% पोर्टफोलियो आपका लार्ज कैप में होता है, 35 to 40% पैसा आपका मिड कैप में होता है। और स्मॉल कैप ऐसा हो गया जो छोटी कंपनीज में डालता है, जहाँ पे 65% पैसा आपका स्मॉल कैप में होता है। क्योंकि आपका 15 साल का टाइम फ्रेम है और आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो इसलिए मैं प्योर लार्ज कैप फंड आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड्स की राय दूंगा। तो आप मेरे ऐसे मल्टी कैप फंड में 10,000 की डाल सकते हो, बजाज फ्लेक्सी कैप में आप 10,000 की एसआईपी कर सकते हो, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में आप 10,000 की एसआईपी कर सकते हो, कोटक स्मॉल कैप में आप 10,000 की एसआईपी कर सकते हो। पर जैसे मैंने कहा, ये चारों इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको 2 साल 3 साल को रिटर्न नहीं भी आ सकते हैं। मार्केट बहुत बहुत बड़ा मैं टाइम करेक्शन दे सकता है, मार्केट में करेक्शन, कुछ शॉर्ट टर्म करेक्शन भी आ सकते हैं। पर आप लंबे 15 साल का टाइम फ्रेम रखते हो, तो आपको 12 से 15% रिटर्न आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि आप अपना निवेश बढ़ाते भी रहोगे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप केवल 5% से अपना निवेश हर साल बढ़ाते हो। जैसे आपने कहा आप 40,000 से स्टार्ट कर रहे हो, अगले साल आप 42,000 करोगे, फिर आप 44,000 अमाउंट करोगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर आप 40,000 के 5% से भी बढ़ाते हो, और अगर आपका 12% रिटर्न भी आता है, तो नेक्स्ट 15 साल में आपके पास लगभग 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ के लगभग ये पैसा बन जाता है। तो ये काफी जी अच्छी एक कॉपस बन जाता है आपका एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में बने रहिए। आप स्टॉक्स, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में 80-90% आपका इक्विटी और डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। 5 to 10% एक्सपोजर आपका गोल्ड में हो सकता है, और लंबे अवधि में आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो लगभग 2.5 करोड़ से 3.25 करोड़ का कॉपस आप बना सकते हो। ये तो यहाँ पे पूरी पोर्टफोलियो प्लानिंग जो है आपकी करवा के दे दी है निखिल ने। आप अगर सलाह अभी नहीं सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, तो ये हमारा शो हम यूट्यूब पर भी डालते हैं, वहाँ पर आप शो को देखकर सलाह नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे साथ फ़ोन लाइन पर रवि मिश्रा, हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं रांची झारखंड से। ओके पंकज जी, मेरे ख्याल से रवि का सवाल आपके पास है। इनके पास 6 म्यूचुअल फंड्स हैं। एक्सिस का स्मॉल कैप है, कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप भी इनके पास है। 5 CR 25 साल में रिटायरमेंट के लिए ये कह रहे हैं कि इनको इकट्ठा करना है। और एक्सिस के स्मॉल कैप से निकल के क्या निप्पॉन के स्मॉल कैप में शिफ्ट होना बेहतर है, ये भी इनका एक सवाल है। जी देखिए, अगेन अगर मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूं, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है वो 12% की मानकर चलूं, तो 25 साल में जो ये अभी 3 लाख का ऑलरेडी इनके पास में कॉर्पस है और 14,000 रुपया महीना निवेश कर रहे हैं, तो उससे करीब 2,38,00,000 रुपए इकट्ठा कर सकते हैं 25 साल में। तो एक तो ये है कि क्योंकि लंबे समय की बात हो रही है और टारगेट है इनका 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ अगर इकट्ठा करना है तो करीब 8% से स्टेप अप करना होगा। और मेरी राय तो ये होगी कि 8% ही नहीं, अगर मुमकिन हो तो कम से कम 10% से हर साल आप स्टेप अप कीजिए। अपना जो निवेश है, जो एसआईपी है, उसे हर साल 10% से बढ़ाते रहिए, तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। उससे थोड़ा और भी ज्यादा पैसा आपके पास हो सकता है। स्कीम सभी अच्छी है। जहां तक सवाल है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं कि फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो आप बिल्कुल यहां से स्विच कर सकते हैं। लेकिन निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में करने की बजाय मेरे हिसाब से यदि टाटा स्मॉल कैप फंड या बंधन स्मॉल कैप फंड में आप करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर रहेगा।
चलिए, तो रवि को ये सलाह आती हुई हमें एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही इक्विटी बाजार में अगर निवेश करना चाहते हैं तो झटपट रिटर्न कमाने के लिए क्या शेयर बाजार में सीधे स्टॉक खरीद लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड का रास्ता भी अपना जा सकता है? इस मुद्दे पर बातचीत होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए दर्शकों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। संदेश शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार संदेश, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मैम नमस्कार, मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठंड शुरू हुई वहाँ पर संदेश? हाँ, कल आफ्टरनून के बाद में थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया था। अच्छा, चलिए अच्छी ठंड पड़ती है उस तरफ। तो बताइए, आपको पैसे निवेश करने हैं शेयर बाजार में? मैडम मैंने पिछले साल टोटल 6 SIPs ली थी, जिसमें 1000 करके 6000 इन्वेस्ट किया है टोटल। हाँ, हर मंथ कर रहा हूँ मैडम। राइट। ठीक है मैडम, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें अभी तक तो ग्रीन सिग्नल में था, लेकिन अभी पिछले 15 दिन से माइनस में चला गया, सारा अमाउंट रेड सिग्नल में आ गया। ठीक है। तो मैंने जो फंड ले रखे हैं, जैसे बड़ौदा BNP परिवार रिटायरमेंट फंड है मैम, और टाटा स्मॉल कैप फंड है, HDFC मिड कैप। फंड्स के नाम तो मेरे पास हैं संदेश, जो आपने डिटेल में दिए थे ना, तो वो 6 फंड्स के नाम मेरे पास हैं। 6000 की SIP कर रहे हैं आप, और ICICI प्रो निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 आपने ले लिया है क्या? नहीं, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 जो है ना, वो भी ले रखा है मैम। ठीक है, तो अब सवाल आपका ये है कि म्यूचुअल फंड में बने रहें या सीधा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं? हाँ, यानी म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर दें या अभी आगे मतलब पैसे लगाने हैं? ठीक है, ये ठीक है, चलिए इस पर बातचीत करते हैं। और पंकज जी, संदेश वो पहले दर्शक नहीं है, पहले निवेशक नहीं है जो इस तरह की कन्फ्यूजन के साथ बैठे हों। बहुत सारे दर्शकों को ये असमंजस में वो रहते हैं कि इक्विटी बाजार में प्रवेश करने का तरीका क्या सीधा स्टॉक्स के ज़रिए होना चाहिए या म्यूचुअल फंड के ज़रिए होना चाहिए? रिटर्न कहाँ पे ज़्यादा कमा पाएंगे, सीधा स्टॉक खरीद के कमा पाएंगे या म्यूचुअल फंड के ज़रिए ज़्यादा कमाई हो जाएगी? कुछ निवेशकों को ये बात समझ में आती है कि दोनों को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, लेकिन कितने मात्रा में रखना चाहिए, कितना आपका एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट इक्विटी का, वो बात की समझ नहीं होती है। संदेश को आप कैसे समझाएंगे कि अभी 1 ही साल हुआ है उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाए हुए, स्कीम्स तो हम हालांकि बाद में चेक ही कर लेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो या ना कर रहे हो वो अपनी तरफ में एक अलग बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो उसकी राह क्या है, वहाँ पर आप कितना निवेश करें, कैसे निवेश करें, दोनों में तुलना के बजाय दोनों को साथ में कैसे लेकर चलें? कविता जी देखिए, दोनों को साथ में रखा जा सकता है। एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की समझ होनी चाहिए। आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए या फिर आपका एक्सेस होना चाहिए रिसर्च के लिए, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर आपको समझ है तो आप दोनों रख सकते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अदरवाइज नए निवेशक के लिए तो मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करें तो बेहतर है। और संदेश जी की बात करें तो देखिए, जिस तरह के फंड्स आपने लिए हैं, अभी शुरुआत की है, उससे लग रहा है कि आपको अभी स्टॉक मार्केट की बहुत अधिक जानकारी नहीं है। तो ऐसे में मेरी तो राय यह है कि आपको या ऐसे निवेशकों को जिनको लिमिटेड नॉलेज है, उन्हें म्यूचुअल फंड्स में और वो भी डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जब आपको ये समझ आ जाए कि हाँ, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो किस तरह डिजाइन होते हैं, अलग अलग तरह के फंड्स, अलग कैटेगरी जो होती हैं, उनके क्या फायदे और नुकसान हैं, तब आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा। क्योंकि जब आप एक सेक्टर में या एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये मानकर चलते हैं कि वो स्टॉक पूरे मार्केट के मुकाबले, यानी कि निफ्टी 50 का रिटर्न जो आएगा या जो भी इंडेक्स का रिटर्न आएगा, उसके मुकाबले आपका जो फंड है, आपका जो स्टॉक है, उसका रिटर्न उससे बेहतर आ पाएगा। तो इसके लिए बहुत स्किल्स की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है।
तो ऐसे में अगर थोड़ी समझ भी आ गई तो फिर भी आप ज्यादा निवेश करें म्यूचुअल फंड्स में और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक्स में, ये मानकर कि वो जो स्टॉक्स में आपका 20-30% एलोकेशन है वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर पाए। वहां रिटर्न थोड़ा, वहां रिस्क भी ज्यादा रहेगा क्योंकि डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद के साथ कि आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के मुकाबले वो थोड़ा बेहतर रिटर्न दे पाए, तब थोड़ा एलोकेशन आप कर सकते हैं। लेकिन नए निवेशक शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करें, उसके बाद में थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह दें और उसके बाद बात आती है स्टॉक्स की, तब उसके बारे में सोचा जाए। और एक बात और मैं यहाँ ऐड करूंगा कि देखिए आपने अभी शुरुआत की इन्वेस्टमेंट की 1 साल पहले और अभी आप कह रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में काफी आपको नुकसान दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि आपने मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश किया और उस वक्त पर जब मिड कैप स्मॉल कैप काफी चल चुके थे। तो किसी भी निवेशक को यह देखना चाहिए कि कहां पर ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, इसके वनस्पत के कहां पर रिटर्न ज्यादा बने हैं। तो पास्ट के रिटर्न्स देखकर स्मॉल कैप मिड कैप में आपने एलोकेशन किया, वहां थोड़ी गिरावट आ गई, पर अभी भी अगर आप 15 साल 10 साल 15 साल के लिए निवेशित रहेंगे तो यही स्मॉल कैप मिड कैप भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देंगे। तो फिर आपको धैर्य रखने की जरूरत है यदि आपने ऐसे समय में निवेश की शुरुआत की है जब ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर जा चुका था। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। एक तो शुरुआत कैसे करनी है, डाइवर्सिफाइड रहना है, शुरुआत में लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड से शुरुआत करनी चाहिए, हाइब्रिड फंड से शुरुआत करनी चाहिए, और फिर जब आप शुरुआत करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेशित रहना है। पेशेंस बहुत जरूरी है। निखिल, मेरे ख्याल से आपके पास इनके पोर्टफोलियो को लेकर भी कुछ रिकमेंडेशन है, बताइए कहाँ बदलाव करने चाहिए। पोर्टफोलियो में हमको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इनके पास 5-6 फंड्स है, तो मैं ये सबसे पहले ये कहूंगा कि फंड्स और ऐड मत कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में, इन्हीं फंड्स को आप कंटिन्यू करते रहिएगा। इनका पोर्टफोलियो अभी जैसे मैंने कहा मिडिल स्मॉल कैप के लिए बायस्ड है, तो अभी इनका जो एडिशनल पैसा है वो अगर जहाँ तक पॉसिबल तो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप फंड में और जो उनका बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड है उसी में निवेश को बढ़ाते रहिए। बट जैसे जैसे पंकज जी ने कहा कि ये 1 ईयर का टाइम फ्रेम है, 1 ईयर में आपको नुकसान भी दिख सकते हैं। आपको 5 से 7 साल 10 साल का नजरिया होना पड़ेगा, तभी आप जाके एक पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप 10 साल का नजरिया रखते हो और आप ये 6000 की SIP भी करते हो तो आपको लगभग 14 से 15 लाख का पोर्टफोलियो बन सकता है। और अगर आप ये चीज 20 साल रख दे तो 60 लाख का पोर्टफोलियो बन सकता है। तो मैं कहूंगा स्मॉल एंड मिड कैप अभी एक्सपेंसिव है लार्ज एंड मिड कैप से, तो इसमें अभी भी वैल्यूएशन उनकी थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। तो इंक्रीमेंटल जो पैसा आप डाल रहे हो वो आप फ्लेक्सी कैप में और लार्ज एंड मिड कैप में डाल सकते हैं। और इस स्मॉल मिड कैप का भी निकालिए मत, क्योंकि इनमें थोड़ा सा गिराव हुआ है, बट लंबे अवधि में ये भी काफी अच्छा कर सकते हैं। बट इंक्रीमेंटल अगर और नया कोई फंड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मत कीजिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। 2 स्मॉल कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड है, तो काफी अच्छा एक्सपोजर आपका ऑलरेडी हुआ है। चलिए, ऑल द बेस्ट संदेश। और उसी के साथ उम्मीद भी करते हैं कि तमाम दर्शकों को ये बात समझ में आ गई हो कि जब इक्विटी में आपको निवेश करना हो तो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एक ही गाड़ी के 2 पहिए के जैसे हैं। आप इनमें निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी समझ के अनुसार करें, अपने जोखिम के अनुसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही समय निकाला और दर्शकों को तमाम जानकारियाँ दी उनके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं दर्शकों को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं अगर आपको अपनी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी हो हमारे एक्सपर्ट से। इतना ही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते आए हैं, ख़ासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल दीजिए और आपके सवालों को हम शामिल करेंगे शो में लाइव। नमस्कार।